फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और जैसा कि मैंने आपसे कल कमिटमेंट किया था कि आज से हम एनवायरमेंटल इश्यूज जो आरएस मेंस में नया टॉपिक ऐड हुआ है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि हमने इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनमें सबसे पहले हम उठा रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण से रिलेटेड अगर मुझे लगता है कि एग्जाम में कोई प्रश्न बनता है तो वो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज से बनता है जो इंडिया ने साइन कर रखी हैं। तो उन ट्रीटीज की अगर हम चर्चा करें तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले उठा रहे हैं साइट्स। ठीक है, इसको अभी डिटेल में चर्चा हम इसकी करेंगे और कल के टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि आज के वीडियो में हम साइट्स की चर्चा करने वाले हैं। साइट्स एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैं लेकर आई हूँ। ये पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। बाद में भी अगर आप ये वीडियो रिवाइज करना चाहते हैं कि वीडियो के थ्रू ही आप इजीली रिवाइज कर पाए तो आप इसको हायर स्पीड पर देख सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब का फीचर है, प्लेबैक स्पीड जो है वो आप बढ़ा सकते हैं कि 1.5x या 2x पर आप इसको देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं। कोशिश करूंगी कि मैं क्लास में ही आपको इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करा दूं। अगर आप हैंड टू हैंड नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बना रहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी अपना नोट कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजों का, क्योंकि आपके एग्जाम पास में है तो मुझे लगता है कि लिखना और लिखकर अपने नोट्स बनाना शायद थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि क्लास में आप फोकस रहें तो आपको क्लास में याद हो जाएंगी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आना तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि वन्य जीवों के संरक्षण पर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठा रखे हैं या क्या क्या वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा है, या कोई भी और क्वेश्चन की क्या हो सकता है, उपाय बताइए, अपने सुझाव दीजिए। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इन सब ट्रीटीज की चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका जो आंसर होता है मेंस में वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, यानी कि भविष्य के लिए आशावादी होना चाहिए कि हम कर रहे हैं और इससे अच्छा होगा और इससे अच्छा हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे इसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जाने की साइट्स की फुल फॉर्म क्या है। तो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, यानी कि जो फौना और फ्लोरा है, यानी कि हमारे पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, इनकी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं यानी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उससे संबंधित ये क्या है, कन्वेंशन है। हिंदी में इसका क्या नाम है, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। एग्जाम में अगर आपको ये याद रहती है इसकी फुल फॉर्म तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी याद रहती और आपको लगता है कि ये एग्जाम में आपको कोट करना है तो आप इजीली अगर इसको साइट्स भी लिखेंगे तो भी काम आपका बन जाएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही वाले इसको शॉर्ट में साइट्स लिख सकते हैं। तो आपका कुछ नहीं लिखने से कुछ लिखना बेहतर है, और अगर आप इसकी फुल फॉर्म याद कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये रेड डेटा लिस्ट वाली ही स्पीशीज होगी, क्योंकि हम जनरली जब भी संकटग्रस्त प्रजातियों की, लुप्त प्राय प्रजातियों की चर्चा करते हैं तो रेड डेटा बुक जो है वो हमारे दिमाग में आती है, पर नहीं, यहाँ इसकी खुद की अपेंडिसेस हैं, खुद के परिशिष्ट हैं, जिसके अंदर इसने जो है उन प्रजातियों को लिस्ट कर रखा है। तो ये अलग है और वो रेड डेटा बुक अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे। अगर आप आगे किसी यूपीएससी या आरएस दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स में, आईएएस में स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बेसिकली क्या है मैं बता ही चुकी हूँ, ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक रूप से करते हैं, बाइंडिंग नहीं होता, ये बाध्यकारी नहीं है, स्वैच्छिक रूप से आप इसका पालन कर सकते हो। ठीक है, आगे हम चलिए। हम वर्ष 1963 में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम शॉर्ट में IUCN बोलते हैं, के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप साइट्स का मसौदा तैयार किया गया था। यानी साइट्स जो है वो बेसिकली किसका उत्पाद है, IUCN का प्रोडक्ट है, IUCN का उत्पाद है। तो ये आप याद रखेंगे, 1963 में इनकी बैठक में डिसाइड किया गया कि हमें साइट्स बनाना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि जुलाई 1975 में ये साइट्स लागू हुआ था, और इस पर साइन कब हुए थे, ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि 3 मार्च
1973 को इस पर साइन हो गए थे साइट्स बनने के लिए, जिसकी वजह से हम 3 मार्च को क्या मनाते हैं, वन्य जीव संरक्षण दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, जो 3 मार्च को हमने कल ही सेलिब्रेट किया था। मैंने आपको डिटेल में वो सारा दूसरे वीडियो में बता दिया था, उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 मार्च 1973 को इस पर साइन हुए थे, लेकिन ये लागू कब से हुआ था, लागू हुआ था जुलाई 1975 से, 2 साल बाद। वर्तमान में इसके 184 पक्षकार देश है, यानी इसके 184 सदस्य हैं जिन्होंने साइन कर रखा है इस पर। इसमें देश अथवा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन, जो रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यूनियंस होती हैं, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे हम बात करें भारत की इसमें क्या भूमिका है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, थोड़ा वेट करिए, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जो वन्य जीव है और वनस्पति हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर संकट ना हो, यानी उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुछ इस तरीके से ना हो कि वो और ज्यादा संकटग्रस्त हो जाए, सिंपल है ना। साइट्स का जो सचिवालय है, इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहां पर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये आपके आगे प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर आरएस का कैंडिडेट आईएएस की भी तैयारी करता है, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रख सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आरपीएससी जो है ना, फैक्ट्स उसको बहुत प्यारे हैं लिटरली, और आप एग्जाम में जितने ज्यादा फैक्ट्स लिखोगे मेंस के एग्जाम में, चाहे वो उससे रिलेट होता हो या नहीं होता हो, आपको वहां मार्क्स मिल जाएंगे क्लियरली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ एक फैक्ट्स याद कर लेना है हर चीज से रिलेटेड, हर एक टॉपिक जो है ना मेंस का, उससे रिलेटेड 2-2 या 3-3 फैक्ट्स याद कर लो, और उनको कैसे भी घुमा फिरा के बस उस आंसर में फिट कर देना। तो जैसे मान लो आपने एनवायरमेंट से रिलेटेड 4-5 फैक्ट्स याद कर लिए हैं, क्लास के जब खत्म होगी ना, ये सारी सीरीज हम खत्म करेंगे, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको ऐसे कुछ फैक्ट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो उनको आप बस याद कर लेना और आंसर में कैसे भी फिट कर देना, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के। जैसे विकास की बात हो रही है, लेकिन आपको हंगर इंडेक्स याद है, तो विकास में हंगर इंडेक्स आपको घुसाना ही है कैसे भी करके, और ऐसे जब आप करोगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि हाँ भाई विकास को इन्होंने भूख से रिलेट कर दिया है। ठीक है, दूसरा आपको फैक्ट्स पे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, कुछ एक ऐसे फैक्ट्स याद होने चाहिए जो आपकी टिप्स पर हो और उनको आप इजीली एग्जाम में इंसर्ट कर सको। क्लियर, तो ये क्या है, इसका सचिवालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि यूएनईपी द्वारा प्रशासित किया जाता है, साइट्स का कोई अलग से सचिवालय नहीं है। ठीक, आगे हम बात करें तो साइट्स के जो पक्षकारों का सम्मेलन होता है, इस कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णायक निकाय होता है। ठीक है, जब साइट्स के जितने भी मेंबर्स है उनका एक सम्मेलन होता है, वो इसका निर्णायक जो है निकाय होता है, उसमें सभी पक्षकार शामिल होते हैं। पक्षकारों का जो पिछला सम्मेलन हुआ था 2019 में 18वां सम्मेलन था, ये जेनेवा में आयोजित किया गया था, वही स्विट्जरलैंड में जहां यूएनईपी का सचिवालय है। भारत ने वर्ष 1981 में जो तीसरा सम्मेलन था उसका जो है मेजबानी की थी, और अगला जो सम्मेलन होने वाला है वो 2022 में होगा। इसी वजह से साइट्स इस बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस साल इसका कन्वेंशन होने वाला है 19वां, जो कि कोस्टा रिका में आयोजित किया जाना संभावित है। ठीक है, पहले होने वाला था लेकिन कुछ कोरोना वगैरह की वजह से कई बार नहीं हो पाया, लेकिन 2022 में देखो 19वां प्रस्तावित है और हो जाना चाहिए, तो याद रखेंगे। इसलिए साइट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको उठाया है। ठीक, आगे हम इसमें बात करें तो साइट्स अपने पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर के कानून का दर्जा नहीं हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब इसे राष्ट्रीय कानून का दर्जा नहीं मिला हुआ, तो हर देश को जो इसका सदस्य है वो स्वेच्छा से अपने देश में ऐसे कानून बनाएगा जिससे इसके जो अधिनियम है वो लागू किए जा सके। क्लियर है, आगे हम चले, इसका कार्य क्या क्या है, इसके वर्क। तो कार्य की हम बात करें तो ये क्या करता है, चयनित प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित कर अपने कार्यों का निष्पादन करता है। बेसिकली जो भी इसने लिस्ट कर रखी हैं, जो भी प्रजातियां इसने अधिसूचित कर रखी हैं या मान रखा है कि ये लुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये नियमित करता है, इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करता है। कन्वेंशन में जो शामिल विभिन्न प्रजातियों के आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात, प्रवेश संबंधी प्रक्रियाओं के लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से ये अधिकृत किया जाना आवश्यक है। यानी इसका मुख्य जो कार्य है
ये अपना कार्य प्रतिपादित कैसे करता है, लाइसेंस देता है कि अगर कोई भी ऐसी प्रजाति है अगर जो इसकी लिस्ट में है और उसका आयात निर्यात हो रहा है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसको अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कन्वेंशन के लिए प्रत्येक पक्षकार देश को, यानी जो भी इसका मेंबर कंट्री है, उसको एक या एक से अधिक प्रबंधन संबंधी प्राधिकरणों को नामित करना चाहिए जो कि लाइसेंसिंग प्रणाली और वैज्ञानिक प्राधिकरणों को प्रजातियों की व्यापार संबंधी स्थिति के प्रभावों पर सलाह देने के लिए प्रशासनिक प्रभारी को नामित करें। सिंपल भाषा में कहना मतलब है कि हर जो देश है वो क्या करेगा, अपने देश में प्रबंधन संबंधी यानी इस तरह के व्यापार के मैनेजमेंट के लिए एक ऐसी अथॉरिटी बना देगा जो क्या करेगा, लाइसेंसिंग प्रणाली और जो वैज्ञानिक प्राधिकरण मतलब उस प्रजाति से रिलेटेड साइंटिफिक जो एडवाइस है उससे रिलेटेड जो है सलाह देने के लिए होगी। ठीक है, तो ये एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो ये लाइसेंसिंग प्रणाली को या फिर साइंटिफिक एडवाइस के लिए यहाँ पर रहेगी। क्लियर है। आगे हम बात करें कन्वेंशन के 3 अपेंडिसेस हैं, परिशिष्ट है 1, 2 और 3। इसमें अलग अलग प्रजातियां हैं जिनको लिस्ट किया गया है और प्रजातियों के अत्यधिक दोहन से बचाने के लिए विभिन्न स्तर और विभिन्न प्रकार के संरक्षण का प्रावधान करता है। यानी लिस्ट 1 बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लिस्ट 2 थोड़ी सी लीनियंट है और लिस्ट 3 बहुत ही पर्टिकुलर है पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। ओके, तो देखते हैं हम आगे क्या क्या। सबसे पहले हम अपेंडिस 1 की बात कर लेते हैं, परिशिष्ट 1 की। इसमें क्या है, इसमें वे प्रजातियां सूचीबद्ध हैं जो साइट्स द्वारा सूचीबद्ध वन्य जीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न है। ठीक है, देखो हम इतनी टिपिकल भाषा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको मेंस में जितने अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे ना उतने अच्छा प्रभाव कॉपी चेकर के ऊपर पड़ता है। हम तो वहां जान नहीं सकते कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम वाकई में आरएस बनने लायक हैं या नहीं है, तो हम वहां नहीं होते, हमारी कॉपी होती है। तो जो चेक करने वाला होता है उस पर इसी चीज का प्रभाव पड़ता है कि आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हैं। तो अपने शब्दों में थोड़ा सा ना आपको, जैसे अपन लिखने वाले हैं पानी, तो पानी लिखने की जगह अगर आप जल लिखेंगे तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज का, जैसे अगर आप देश लिख रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप राष्ट्र लिखेंगे तो अलग प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज का थोड़ा सा ना मतलब अपनी लैंग्वेज को रिफाइन करना जरूरी होता है। हालांकि ये सारी चीज आप समझिए अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो याद करने के लिए आप लेमन लैंग्वेज में उसको याद रख सकते हैं, पर जब आप उसको अपनी कॉपी पर लिखें तो कुछ अच्छे शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए। इसलिए इसकी लैंग्वेज मैं इतनी क्लिष्ट लेकर आई हूँ कि आपके दिमाग में कुछ टेक्निकल वर्ड्स, कुछ ऐसे की वर्ड्स रहें, जब आप आंसर लिखें तो आपको याद रहे। क्योंकि हम जनरली जो देखते और सुनते हैं ना वो हमें ज्यादा याद रहता है। यही तो वजह है कि ऑनलाइन एजुकेशन इतनी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि हम वीडियो में जो देख लेते हैं वो हमें ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है, जबकि हम बुक पढ़ते हैं तो वो जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है, जो हम देखते हैं स्पेशली वीडियो फॉर्मेट में, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो इसलिए बुकिश लैंग्वेज ही थोड़ी मैं लेकर आई हूँ, उसको मैं समझा अपनी लैंग्वेज में रही हूँ, तो आप समझिए इसको अपनी लैंग्वेज में, लेकिन जब आप लिखें तो प्रॉपर एक अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करके लिखें। तो इसमें जो है सबसे अधिक संकटापन्न जो प्रजातियां हैं वन्य जीवों की या पौधों की, वो लिस्ट 1 में है, परिशिष्ट 1 में है। उदाहरणतः इसमें क्या क्या है, गोरिल्ला है ना, सी टर्टल समुद्री कछुआ, अधिकांशतः ऑर्किड प्रजातियां जो होती है ना, फूल आता है ऑर्किड का फूल, वो विशाल पांडा, ये सब इसके अंदर शामिल है। वर्तमान में इसके अंदर कितनी प्रजातियां हैं, 1082। ये चेंज होती रहती है, कल की डेट तक तो 1082 थी। ठीक है, तो ऑफिशियल साइट से डेटा उठाया हुआ है मैंने, तो कल की जो है डेट पर 1082 थी। अगर आप मान लो 1 साल बाद कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जरूर से इसको एक बार रीचेक कर लें अगर आप इस तरह का नंबर याद कर रहे हैं। पर अभी आरएस मींस में आप ये डेटा इजीली यूज कर सकते हैं, 1 महीने में बहुत ज्यादा फर्क तो उसमें नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। आगे हम बात करें, इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है ना, इसलिए ज्यादा संकटापन्न है। और साइट्स इन प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय जब इसके आयात का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हो। यानी कि इस लिस्ट में जितनी भी प्रजातियां हैं, जो 1082 प्रजातियां हैं, उनका ना तो आप आयात कर सकते हो ना निर्यात कर सकते हो, सिवाय उस कंडीशन के जब आप सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए उनका आयात या निर्यात कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई डिजीज है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में फैल गई, जैसे कोरोना की हम बात कर लें। ठीक है, कोरोना फैला चीन से आया। ठीक है, ऐसा बोला गया कि किसी व्यक्ति ने चमगादड़ खा लिया, चमगादड़ का सूप पी लिया, इसलिए कोरोना हो गया। अब मान लो और देशों को इसकी दवाई बनानी है, तो उनको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये हुआ कैसा, तो उनको पर्टिकुलरली वही वाला चमगादड़ चाहिएगा। तो उस चमगादड़ को मान लो आपको सिर्फ रिसर्च के लिए चाहिए, तो आपने चीन से आयात कर लिया, हो सकता है वो इस लिस्ट के अंदर होता।
तो ये करता है, सिर्फ रिसर्च के लिए आप उसको आयात निर्यात कर सकते हो, बाकी और किसी काम के लिए, जैसे अपने घर में कई लोग रखते हैं ना, कई जीव रखते हैं या जू में रखते हैं, मतलब व्यावसायिक कामों के लिए आप इनको नहीं आयात निर्यात कर सकते। कुछ विशिष्ट मामलों में इनका व्यापार तभी हो सकता है जब यह आयात परमिट या निर्यात परमिट दोनों की स्वीकृति द्वारा अधिकृत हो, यानी जो देश इसको आयात कर रहा है उसने भी लाइसेंस लिया हो और जो इसको निर्यात कर रहा है उसने भी लाइसेंस लिया हो, तब जाके इसको स्वीकृत किया जाता है। तो वही जो हमने अथॉरिटी बनाई थी ना, वो अथॉरिटी यहाँ पे लाइसेंसिंग का काम करेगी। क्लियर है? लिस्ट 2 जो परिशिष्ट 2 है उसके अंदर कैसी प्रजातियां हैं? इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल है जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से अगर रेगुलेट नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया तो ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकती है। यानी वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये संकटापन्न है, लेकिन अगर अभी नहीं कंट्रोल किया तो बाद में ऐसा हो सकता है, यानी कि इनकी संख्या घट रही है। तो इस परिशिष्ट में अधिकांश जो साइट्स प्रजातियां हैं सूचीबद्ध है, उनमें कौन कौन सी है? अमेरिकी जिनसेंग है, पैडल फिश है ना, शेर है। तो इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने हाल ही में लायन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आपको पता होगा हमारे पीएम मोदी ने लायन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए लिस्ट 2। अमेरिकी मगरमच्छ है, महोगनी है और कई प्रवाल यानी कोरल्स भी इसके अंदर शामिल है। महोगनी के वृक्ष आपको पता है इंडिया में भी बहुत होते हैं, ठीक है। इंडिया ने कई सारी चीजों को लेकर इसमें ऑब्जेक्शन भी किया हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे, है ना। अमेरिकी मगरमच्छ है, वो भी इसके अंदर शामिल है और कोरल्स भी है। वर्तमान में लगभग ये देखो कितनी बड़ी संख्या है, जहां पर लिस्ट 1 में 1082 थी, वहां इसमें 37,420 प्रजातियां इसमें सूचीबद्ध हैं। क्लियर है? तो ये वाली लिस्ट हमारे लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। आईएएस प्रीलिम्स में या आरएस में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, देखो, है ना। आगे हम बात करें, इसमें एक जैसी दिखने वाली प्रजातियां, जैसे अगर कोई ऐसी प्रजातियां हो जो आपस में लगभग एक जैसी दिखती हो, वो भी शामिल होती हैं। जैसे मान लो सपोज कोई एक प्रजाति है वो लुप्त होने के कगार पे है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी अगर कोई ऐसी प्रजाति है जो उसके जैसी दिखती हो तो उसको भी इसमें लिस्ट कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? मान लो कोई ये कह रहा हो कि मान लो ए प्रजाति है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। ए प्रजाति है, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। बी प्रजाति है, ये ए जैसी दिखती है लेकिन ये इंडेंजर्ड नहीं है, तो इसको भी लिस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, ए का ट्रेड करेंगे, ए का व्यापार करेंगे और उसमें दिखाएंगे कि ये तो बी है ना। ऐसे बोल देंगे व्यापार में कि ये तो बी प्रजाति है, लेकिन वो एक्चुअली ए प्रजाति का व्यापार हो रहा होगा। तो इसलिए जो है इसको भी सूचीबद्ध कर दिया, जिससे कोई भी बहाने से ये व्यापार ना हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पे ये ट्रेडिंग होती है वहां कोई ऐसा टेक्निकल पर्सन नहीं होता जिसे जीव जंतुओं की इतनी ज्यादा नॉलेज हो। तो इसमें लुक अलाइक स्पीशीज भी क्या है, शामिल है। ऐसी प्रजातियां जो एक जैसी दिखती हैं, उन्हें व्यापार संरक्षण कारणों से इसमें सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा जो परिशिष्ट 2 की कुछ प्रजातियां हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। उसमें तो आयात भी परमिट चाहिए था, निर्यात परमिट भी चाहिए था, इसमें सिर्फ निर्यात परमिट यहां पर आपको चाहिए। क्लियर है? आगे हम चलें। साइट्स के तहत इन प्रजातियों के आयात हेतु किसी आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखेंगे। जो परिशिष्ट 2 में है उनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। हालांकि कुछ देशों में आयात परमिट की आवश्यकता होती है जिन्होंने साइट्स की तुलना में अधिक सख्त कदम उठाया हुआ है, यानी उनका जो नेशनल उन्होंने लेवल पे लॉ बना रखा है, राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून बना रखा है, क्योंकि साइट्स के कानून आपको राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाकर लागू करने पड़ते हैं। तो अगर उनका कानून सख्त है तो आयात परमिट की जरूरत है, अदरवाइज इनके लिए सिर्फ निर्यात परमिट की जरूरत होती है। जहां पे ये जारी होती प्रजातियां वहां पे आयात परमिट की जरूरत नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। परमिट या प्रमाण पत्र केवल तभी प्रदान किए जाने चाहिए जब संबंधित अधिकारी संतुष्ट हो कि आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं। इन सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि संबंधित व्यापार प्रमाण पत्र वन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए हानिकारक नहीं होगा। मतलब ठीक है, आप समझ गए ना कि सिर्फ संतुष्टि हो जाए ना जब प्राधिकरण की, तभी ज्यादा ये परमिट जो है दिए जाते हैं। क्लियर है? तो परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 1 में वो प्रजातियां हैं जो बहुत ज्यादा संकटापन्न है ना वर्तमान में ही, तो उनको तो आयात परमिट भी चाहिए, निर्यात परमिट भी चाहिए। 1082 ऐसी प्रजातियां हैं। परमिट 2 की बात करें तो उसमें शेर है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रवाल है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें सिर्फ निर्यात परमिट की जरूरत होती है, 37,420 ये प्रजातियां हैं, और इनमें आयात परमिट की जरूरत नहीं होती जब तक किसी देश ने पर्टिकुलरली ऐसा कानून नहीं बना रखा हो।
आगे हम चलें परिशिष्ट 3 की ओर। परिशिष्ट 3 में क्या है, यह उन प्रजातियों की सूची है जिन्हें किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी कोई ऐसा देश बोले कि नहीं इसको लिस्ट कर लो, तब जिनका व्यापार पक्षकार द्वारा पहले से ही विनियमित किया जा रहा है तथा शामिल की गई प्रजातियों के अधारणीय एवं अत्यधिक दोहन रोकने के लिए दूसरे देशों के सहयोग की आवश्यकता है। जैसे अचानक से भारत ने जैसे मान लो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया और भारत को लगता है कि टाइगर का जो है इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट होना चाहिए, तो भारत क्या करेगा, भारत रिक्वेस्ट कर लेगा साइट्स के अंदर कि भाई मैं चाहता हूं कि टाइगर को भी लिस्ट कर लूं, है ना। तो अगर ऐसा कोई पर्टिकुलरली देश चाहता है ना, तब वो लिस्ट 3 के अंदर, परिशिष्ट 3 के अंदर वो प्रजाति शामिल कर ली जाती है किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर। इसमें मैप टर्टल है ना, कई सारे तरह के टर्टल हैं, वॉलरस है, कैप स्टैग बीटल है, ये शामिल है। इसमें लगभग 147 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को केवल उपयुक्त परमिट या प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है। प्रजातियों को केवल पक्षकारों के सम्मेलन द्वारा परिशिष्ट 1 या 2 में शामिल किया जा सकता है। देखो परिशिष्ट 3 में तो क्या होगा, कोई भी देश रिक्वेस्ट कर लेगा कि भाई इसको ऐड कर लो तो उसे ऐड कर लेंगे, लेकिन जो परिशिष्ट 1 और 2 है उसमें क्या होगा, जब पूरा सम्मेलन होगा साइट्स का जिसमें 184 जो इसके देश हैं वो शामिल होंगे, तब उसको शामिल किया जाएगा लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में, या इससे हटाया भी तभी जाएगा जब उस सम्मेलन की मीटिंग होगी। इसके मध्य स्थानांतरित किया भी जा सकता है, यानी कि कोई लिस्ट 2 में है तो लिस्ट 1 में भी डाल सकते हैं, लिस्ट 1 में तो लिस्ट 2 में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज कब होगी, जब उन सदस्य देशों का एक सम्मेलन होगा। हालांकि जो परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं उनको किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी समय शामिल किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। क्लियर है। आगे हम चले अवैध वन्य जीवों के व्यापार से निपटने के लिए साइट सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय है ना, नशीली दवाइयों के नशीली पदार्थों के रोकथाम के लिए, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, विश्व सीमा शुल्क संगठन है ना, कि एक सहायक संघ के रूप में वन्य जीव अपराध के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सहायक संघ यानी द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम ICCWC की स्थापना की गई है। यानी इसे लागू अगर कोई करेंगे और कोई देश लागू नहीं किया है ना, मतलब कोई देश अगर इसको ब्रीच करता है तो क्या होगा, तो फिर ये ICCWC के पास चला जाएगा। क्लियर है। आगे हम बात करें भारत की क्या है साइट्स में स्टेटस, तो वो हम जान लेते हैं। भारत विश्व के उन मान्यता प्राप्त अत्यधिक विविधता वाले देशों में से, भारत मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, जहां पे जो विश्व में रिकॉर्ड की गई कुल प्रजातियों में से लगभग 7-8% का आवास स्थल है। पूरे विश्व में जितनी भी स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, उनमें से लगभग 7 से 8% भारत के अंदर है। वैश्विक स्तर पर जो 34 हॉट स्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता तप्त केंद्र या हॉटस्पॉट केंद्र है, उनमें से 4 भारत के अंदर है। कौन कौन से, भारत हिमालय हो गया, हमारा पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है ना, और पश्चिमी हिमालय का भी कुछ क्षेत्र हो गया, भारत बर्मा है ना, जो भारत की म्यांमार से बॉर्डर लगती है तो वो म्यांमार वाले उसके अंदर शामिल हो जाता है, पश्चिमी घाट जो कि श्रीलंका तक एक्सटेंडेड है, और सुंडालैंड जो कि जनरली इंडोनेशिया में है पर भारत का जो निकोबार है वो सुंडालैंड के अंदर भी जाता है। तो सुंडालैंड, ये 4 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है विश्व के वो भारत के अंदर हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर कंट्री है। तो साइट्स के पक्षकार के रूप में भारत संकटापन्न वन्य प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करता है, क्योंकि ऑब्वियसली भारत के पास ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे निर्यात के लिए प्रमाण पत्र, आयात के लिए परमिट, ये सारी चीजें भारत करता है। और जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उनके खतरों को नियंत्रित करने के लिए भी कई उपाय करता है, क्योंकि कई ऐसे सजावटी पौधे होते हैं, आपको पता है, जो जिनको अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे लगा दिया जाए तो वहां की जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं वो, और खुद अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आक्रामक प्रजाति। भारत ने साइट्स के परिशिष्ट 2 में, देखो परिशिष्ट 2 ही है जो भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, में सूचीबद्ध जो शीशम है ना, उसको हटाने का प्रस्ताव किया है कि इसमें से शीशम को हटा दिया जाना चाहिए। यह प्रजाति बहुत तीव्र दर से बढ़ती है और अपनी मूल सीमा के बाहर भी प्राकृतिक रूप से उगने की क्षमता रखती है। यह विश्व के अन्य हिस्सों में आक्रामक प्रजाति के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन भारत के, क्योंकि भारत में शीशम बहुत कॉमन है, हम अक्सर पढ़ते हैं जब वनस्पति का विभाजन हम देखते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हम देखते हैं, तो शीशम एक कॉमन जो है प्रजाति है भारत में, और दूसरे देशों में पसंद भी की जाती है, लेकिन ये आक्रामक प्रजाति मानी जाती है। समानता कि ये वो स्थानीय प्रजातियों को हटाकर काफी फैल जाती है, तो ये लिस्ट 2 में डाली गई थी।
भारत चाहता है कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए जिससे इसका इंटरनेशनल ट्रेड हो पाए। और हम बात करें भारत में छोटे पंजे वाले उदबिलाव, है ना, इसके अलावा स्मूथ कॉटेड ऑटर, है ना, इंडियन स्टार टॉर्टोइज, इनको भी परिशिष्ट 2 से हटाने, 2 से परिशिष्ट 1 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है ताकि इन प्रजातियों को और अधिक सुरक्षा मिल सके। यानी इनको बोल रहा है भारत की परिशिष्ट 1 में डाल दो, ये 2 में है अभी, उदबिलाव, ऑटर और टॉर्टोइज, ठीक, तो इनको स्थानांतरित करने के लिए बोल रहा है। प्रस्ताव में साइट्स के परिशिष्ट 2 में टोके गेको को और वेज फिश को शामिल करने की भी बात कही गई है। भारत ने कहा है कि जो परिशिष्ट 2 है उसमें एक छिपकली होती है टोके गेको, है ना, और इसके अलावा वेज फिश है, इनको जो है शामिल कर लिया जाए। तो भारत जनरली परिशिष्ट 2 को लेकर चर्चा में रहता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोके गेको का जो ये छिपकली है ना, इसको बेसिकली जो चीनी दवाइयां होती हैं, पारंपरिक दवाइयां होती हैं, उसमें यूज किया जाता है, तो उसके लिए काफी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो ये सारी साइट से रिलेटेड चर्चा थी, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछी जा सकती है मुझे लगता है, और नहीं भी पूछी जाए तो इनडायरेक्टली आप इसको इजीली कोट कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर को काफी अच्छा वेटेज मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है भारत काफी सारे इसको लेकर चर्चा में बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये साइट्स का लेक्चर समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। एक मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा ये है भारत के लिए और विश्व स्तर पे है, इसलिए विश्व भूगोल का ये पार्ट है। तो अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सीरीज पहुंचे जो हमने एनवायरमेंटल इशू वाली बनाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इसकी डिमांड रेज कर रहे थे, इसलिए ये सीरीज लेकर आई गई है। और आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें कितनी मेहनत लगी है। ये पीडीएफ आपको जरूर से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं, ये अवेलेबल रहेगा प्लेलिस्ट के अंदर, जिससे कि आप इसको थोड़ा हायर स्पीड पे भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी को लाइक शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा के रखें। कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे पर्यावरण मुद्दे के। आप सभी की आरएस मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी इन वीडियोस से और रिफाइन करते रहें, क्योंकि बीच बीच में जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ये राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। और वाकई में फिर से आपको याद दिला दूं, आधा नंबर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको आधा नंबर भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब 50 रैंक ऊपर आ गए हो, ठीक है। तो आपका हर एक आंसर थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए और उसमें यूनिक आपको चीजें डालनी होंगी इसके लिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।